तो इसी के साथ मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जागेश्वर धाम में। और यहाँ पे दोस्तों इतने सारे शिवलिंग हैं कि इन सभी को यहाँ पे एक ही बार में गिन पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। बाकी इस तरीके से नीचे पर यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क जाती हैं, तो गाड़ी को पार्क करने की यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जागेश्वर धाम दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह पे बसा है। यहाँ पे कुछ पुराने घर दिखते हैं, कुछ मॉडर्न घर दिखते हैं और सामने एक छोटी सी नदी बहती है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने सती के शरीर को खोजते हुए गहन ध्यान लगाया था। बाकी आज का जो सफर है हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, मात्र 3 घंटे में हम लोग यहाँ पे अपने पिथौरागढ़ में पहुंच जाएंगे। और सामने पर आपको जो ब्रिज नजर आ रहा है, जैसे ही उसको क्रॉस करके हम लोग उस तरफ पहुंचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपनी सरजमी यानी कि पिथौरागढ़ में। पूरे ये जो 12 दिन थे एक ऐसे मोमेंट थे जिनको शायद लाइफ टाइम हम लोग भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह की यात्रा दोस्तों हर बार नहीं होती है। तो आज सुबह जैसे ही उठाऊं तो सामने पर मैं देख रहा हूँ देवदार के पेड़ों के बीच में जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम की कुछ खास बातें, विशेषताएं और यहाँ का महत्व मैं आपको यहाँ पे कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के डे 12 के अंदर। और दोस्तों आज का दिन यानी कि 12वां दिन इस यात्रा का यहाँ पे आखिरी दिन है। और इस पूरी यात्रा में हमने आपको क्या क्या दिखाया अगर आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने इस यात्रा को हरिद्वार से शुरू किया था। और हरिद्वार से हम लोग गए थे सबसे पहला ज्योतिर्लिंग देखने के लिए उज्जैन की तरफ। और उज्जैन में स्थित हमने सबसे पहले आपको दिखाया महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद साथ ही में हमने आपको वहाँ पे दिखाया काल भैरव का मंदिर, जहाँ पे प्रसाद में दारू चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ महाबलेश्वर टेम्पल में जो सबसे फेमस आरती होती है, जिसको सुबह 4 बजे अटेंड करने के लिए रात के 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती है, भस्म आरती, वो भी हमने आप लोगों को दिखाई। उज्जैन में ही स्थित फिर हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ चले थे, जिसका नाम था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ यह ज्योतिर्लिंग सच में आंखों को सुकून दे रहा था। और वहाँ पे हमने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कराए। उज्जैन से फिर हम लोग का यहाँ पे प्लान बना के हम लोग जाएंगे गुजरात के ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए। और उज्जैन से फिर हम लोग गुजरात की तरफ को बढ़े। गुजरात में हमने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दिखाया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्योंकि यहाँ पे समुद्र तट के किनारे बसा हुआ था, इसी वजह से हमने आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के साथ साथ समुद्र के वो खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए, बड़ी बड़ी लहरों को अपने करीब आते हुए भी दिखाया और समुद्र में होने वाले सनसेट को भी दिखाया। और सच में यह अलग ही यादगार अनुभव था। और ऐसे ही पल यहाँ पे मन को शांति और भक्ति से भर देते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम आपको यहाँ पे गुजरात में ही स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ लेके गए, जो कि था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और वहाँ पे भी हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन कराए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम आपको लेके गए द्वारका की तरफ। लेकिन द्वारका पहुँचने से पहले हमने आपको दिखाया अटल ब्रिज। सच में ये ब्रिज को क्रॉस करने में जो मज़ा आता है और इसके ऊपर से जब गुजरना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे आपको द्वारका में दर्शन भी करवाए। और द्वारका भी बिल्कुल समुद्र के तट पे ही बसा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने आपको समुद्र के बेहतरीन नज़ारे दिखाए। द्वारका के बाद हम आपको लेके गए अहमदाबाद की तरफ। और अहमदाबाद में हमने आपको फिर से एक अटल ब्रिज दिखाया, जो कि साबरमती रिवर के ऊपर बना हुआ एक पैदल पुल है। अहमदाबाद से आगे बढ़ते हुए हम लोग गए अजमेर की तरफ। और अजमेर में फिर हमने आपको वहाँ की एक फेमस झील दिखाई, जिसका नाम था अन्ना सागर झील। और इस झील को अपनी आंखों के सामने देखना मतलब सुकून को महसूस करना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये झील थी। और अजमेर के बाद फिर हम लोग यहाँ पे गाजियाबाद की तरफ को बढ़े और फिर हम लोग गाजियाबाद पहुँच गए। और गाजियाबाद से निकलने के बाद आज हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं जागेश्वर धाम। तो चलिए दोस्तों, अब आपको जागेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं मंदिर की तरफ को। तो कल का स्टे हमारा वहाँ पीछे वाले होटल में था। बाकी जागेश्वर धाम कैसे आना है, यहाँ पे आप वहाँ पे रुक सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता दूंगा। बाकी अगर रुकने की अगर मैं आप लोगों को व्यवस्था बताऊँ तो बिल्कुल धाम के पास में आपको खूब सारे जो है ना होटल वगैरह, रिजॉर्ट वगैरह, होमस्टे वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ आप देख ही पा रहे होंगे जागेश्वर धाम दोस्तों वहाँ पे है। अभी सूरज की किरणें कुछ इस तरीके से आ रही है कि क्लियर नजर नहीं आ रहा है, वरना सामने पर ही है जागेश्वर धाम। मतलब हमारे भी होटल से लगभग बस 100-150 मीटर की दूरी पे है। बाकी इस तरीके से नीचे पर यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क जाती हैं, तो गाड़ी को पार्क करने की यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जागेश्वर धाम में। और यहाँ पे दोस्तों इतने सारे शिवलिंग हैं कि इन सभी को यहाँ पे एक ही बार में गिन पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार सारे शिवलिंग भी दिखाता हूँ और यहाँ पे मंदिर की क्या क्या खास बातें हैं वो भी बताता हूँ। जागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा जिले से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह घने देवदार और पाइन के जंगलों से घिरी हुई है, जहाँ की हवा में ही एक दिव्यता महसूस होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1870 मीटर है, यानी यहाँ का मौसम पूरे साल भर ठंडा और शांत रहता है। बात करें अगर यहाँ की इतिहास और धार्मिक महत्व की, तो कहा जाता है कि जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश और चंद राजाओं ने करवाया था। यहाँ लगभग 124 छोटे बड़े पत्थर के मंदिर हैं,
जिनमें से मुख्य मंदिर भगवान जागेश्वर महादेव को समर्पित है। जागेश्वर को युगों का केदारनाथ भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने ध्यान साधना की थी और यही स्थान अष्टम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ करीब 125 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं और 200 से ज़्यादा शिवलिंग मौजूद हैं। मुख्य शिवलिंग जागनाथ काले पत्थर से बना है और इसके चारों ओर छोटे मंदिर हैं जो भक्तों की भक्ति और समय की गवाही देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने सती के शरीर को खोजते हुए गहन ध्यान लगाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान ने योग और ध्यान की दीक्षा दी थी, इसलिए इसे जागेश्वर कहा गया, यानी जागृत ईश्वर। स्थानीय लोग मानते हैं कि जागेश्वर में दर्शन करने से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। बात करें अगर यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो निकटतम रेलवे स्टेशन है काठगोदाम स्टेशन, जो लगभग 125 किलोमीटर दूर है और आप वहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से अल्मोड़ा तक पहुँच सकते हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 36 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी या लोकल बस से तय कर सकते हैं। अगर आप नैनीताल से आ रहे हैं तो दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, यानी 3 से 3.5 घंटे का सफ़र, पहाड़ी सफ़र आपको करना पड़ेगा। दिल्ली से जागेश्वर की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। आप गाड़ी के माध्यम से 10 से 11 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर रूट की बात बताऊँ तो दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए रुद्रपुर, फिर हल्द्वानी, फिर अल्मोड़ा और फिर जागेश्वर, ऐसे आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी यहाँ पे रुकने के लिए आपको काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस, होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे, तो रुकने की आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि आपको नॉमिनल प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो कमरे पहले से बुक कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि दिसंबर से फरवरी तक यहाँ बर्फबारी का आनंद भी लिया जा सकता है। जागेश्वर घाटी में नेचर ट्रेल्स पर वॉक कर सकते हैं और वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पूरी घाटी का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो पास में ही जागेश्वर संग्रहालय भी जरूर देखें, जहां 9वीं सदी की शिल्पकला और मूर्तियां रखी गई हैं। खैर हम वहाँ पे तो नहीं गए, क्योंकि जब हम गए थे तो बंद था, लेकिन आप यहाँ पे अगर दिन पे जाएंगे तो खुल जाएगा। यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है कि हर सांस में एक शांति महसूस होती है। देवदार के पेड़ों से छनती धूप, मंदिरों के बीच बहती छोटी सी नदी और घंटियों की आवाज़ सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि मन अपने आप ध्यान में चला जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर मंदिर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी कह रहा हो। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय रहेगा मार्च से जून या सितंबर से नवंबर तक। बरसात के मौसम में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं और सर्दियों में कड़ाके की ठंड भी रहती है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और शाम 7 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। आरती का समय सुबह 6:30 और शाम 6 बजे का होता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का सफ़र अल्मोड़ा के पवित्र घाटी में बसे जागेश्वर धाम का। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे अपनी यात्रा सूची में ज़रूर जोड़ें। यहाँ आकर जो शांति और शक्ति का अनुभव होता है वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे जागेश्वर धाम में विजिट करने के लिए आएँ तो उसका यहाँ पे पूरा सीक्वेंस होता है। यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि भाई कैसे सीक्वेंस फॉलो करें। तो 125 मंदिरों का यह समूह है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मांकुंड स्नान करें, फिर मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाएं, फिर हनुमान मंदिर, फिर पुष्टि माता मंदिर, फिर मृत्युंजय मंदिर, हवन कुंड, केदार मंदिर, कमल कुंड, बटुक भैरव और फिर कुबेर मंदिर। तो ये पूरा सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आप लोग यहाँ पे दर्शन करें। तो इसी के साथ हमने दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जागेश्वर धाम के दर्शन करा दिए हैं और हमारे भी काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन हो गए हैं। अब फिलहाल यहाँ से वक्त आ चला है कि यहाँ पे इस खूबसूरत पावन धाम को छोड़ के हम लोग जो है यहाँ पे बाहर को चले, अपने घर को चले। तो चलते हैं यहाँ से अपने होटल की तरफ और वहाँ से भी निकलेंगे अपने घर की तरफ को। जागेश्वर धाम दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह पे बसा है। यहाँ पे कुछ पुराने घर दिखते हैं, कुछ मॉडर्न घर दिखते हैं और सामने एक छोटी सी नदी बहती है। देवदार के पेड़ों के बीच में जागेश्वर धाम आपको सच में एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। तो पहाड़ों में अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप भक्ति भी कर सकें और शांति का भी अनुभव हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम आप ज़रूर आइए। तो आज यहाँ पे सुबह के नाश्ते में मैं कर रहा हूँ पूरी, आलू की सब्जी और दही, और छोटू जी भी बिल्कुल सेम कर रहे हैं, बस पराठे खा रहे हैं। तो गाइस कल हम लोग रुके थे यहाँ पे मृत्युंजय टूरिस्ट रेस्ट हाउस में, जो कि यूनिट है KMVN की। बाकी यहाँ पे अगर आप रुकते हैं
तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे फ्री मिलता है। और फिलहाल हमने अपनी यहाँ पे अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अब निकलते हैं यहाँ से अपने पिथौरागढ़ की तरफ को। बाकी आज का जो सफ़र है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। मात्र 3 घंटे में हम लोग यहाँ पे अपने पिथौरागढ़ में पहुँच जाएंगे। अभी बज रहा है लगभग 10, तो 1-1:30 बजे के आसपास तो अगर रुक के भी जाएंगे तो आराम से पहुँच ही जाएंगे। तो करते हैं फिर से अपने सफ़र की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस वहाँ सामने वाली जो जगह नज़र आ रही है ना, वो है रामेश्वरम। और यहाँ पे का भी मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया है, तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो इस वाले ब्लॉग को आपको देखना तो बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी अभी आगे चलते हैं, हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं घाट पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं घाट पे। और सामने पर आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है, जैसे ही उसको क्रॉस करके हम लोग उस तरफ पहुँचेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अपनी सरजमी यानी कि पिथौरागढ़ में। और सामने वाली एक रोड जाती है, वाली रोड जाती है टनकपुर की साइड को। बाकी हम लोग जो है आज ये वाली रोड से आए हैं, जिसपे अभी हम लोग हल्द्वानी होते हुए अल्मोड़ा आए थे और फिर अल्मोड़ा से यहाँ पे हम लोग अपने पिथौरागढ़ को जा रहे हैं। तो इस पुल को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, अब हम बिल्कुल यहाँ पे अपने घर पे पहुँच ही चुके हैं। तो लो जी दोस्तों, कर चुके हैं हम लोग इस पुल को क्रॉस और पहुँच चुके हैं हम अपनी ज़मीन यानी कि पिथौरागढ़ में। काफ़ी अच्छा जो हम लोग का ये पूरी यात्रा रही। छोटू कैसा लग रहा है, फिर से अपने पिथौरागढ़ में पहुँच गए? आपका ये एक डायलॉग बोलूँगा, एक नंबर। एक नंबर एक नंबर लग रहा है दोस्तों, एक नंबर लग रहा है। आप लोग भी देखिए। तो गाइस चलते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अपना पहला ब्रेक लिया है और ये आखिरी ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा घर बस अब 15 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अपने घर की तरफ पहुँचने ही वाले हैं, तो वो सारी फ्लैशबैक जो अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, कैसे कैसे हाईवे पे हम लोगों ने गाड़ी चलाई थी, क्या क्या अनुभव हम लोगों ने लिए, समुद्र को देखा, मंदिरों के दर्शन किए, मंदिरों में वहाँ पे आरती जो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, वो आरती का अनुभव, वो सफ़र का अनुभव बहुत ही बेहतरीन था। बाकी आप लोगों ने तो दोस्तों सिर्फ 15 से 20 मिनट का यहाँ पे व्लॉग देखा, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हम तो भाई पूरा यहाँ पे सुबह ही उठ के नहा धो के अपना ट्रैवलिंग के लिए स्टार्ट कर देते थे। 7 बजे से गाड़ी चलाना शुरू कर देते थे और शाम को वहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुँचते थे। उसके बाद फिर उन लोकेशन को एक्सप्लोर करना हमारे लिए तो एक तरीके से पूरा 24 घंटे का अनुभव था। तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे उस फीलिंग को जो यहाँ पे मैं अभी फील कर रहा हूँ। लेकिन सच में दोस्तों ये पूरी जो यात्रा थी, पूरे ये जो 12 दिन थे, एक ऐसे मोमेंट थे जिनको शायद लाइफ टाइम हम लोग भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की यात्रा दोस्तों हर बार नहीं होती है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ही करा जा सकता है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ दोस्तों 4 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, अभी तो 8 और बाकी हैं, तो उनको भी यहाँ पे भविष्य में ज़रूर हम पूरा करेंगे। तो कुछ ही देर में दोस्तों अब हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं दोबारा से अपने घर पे, और छोटू जी ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। बाकी छोटू मिलते हैं फिर तुमसे, एक नंबर, बाय। हाँ तो पहनते हैं दोस्तों अपना बैग, इसने इस पूरी यात्रा में हमारा बहुत साथ दिया था भाई। ओहो इसके अंदर गाइस इतने कपड़े हुए हैं कि सबको भाई धोने पड़ेंगे अब। चले छोटू। ऑल राइट दोस्तों, छोटू को कर दिया है बाय, निकलता हूँ मैं अपने घर की तरफ को। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारी सीरीज़ आपको थोड़ी सी भी पसंद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कल से आपको जो है नॉर्मल ब्लॉग्स फिर से देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।